स्टार्ट करते हैं आज का क्लास और हम पढ़ाएंगे आपको यूपी बोर्ड की जीव विज्ञान कक्षा 12। ठीक है, तो आज जो है हम कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं? जैव विकास, बायो इवोल्यूशन। बायो इवोल्यूशन कैसे हुआ था, यानी कि जिंदगी की शुरुआत कैसे इस धरती पर कोई नया जीव बना, इसके बारे में इस चैप्टर में विस्तार से हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चूंकि जीव कैसे बना ये एक रहस्य है और आज तक कोई भी ऐसा साइंटिस्ट नहीं पैदा हुआ जो किसी भी जीव का निर्माण कर दे खुद से, क्रिएशन करके। अगर वो निर्माण कर देता तो वो खुद भगवान बन जाता, लेकिन जीव कहां से उत्पन्न हुए, कैसे उत्पन्न हुए, किसी को नहीं पता। बस एक परिकल्पना, एक हाइपोथेसिस के द्वारा हम समझते हैं। तो अगर हम देखेंगे, आप भूगोल में पढ़े होंगे सौर मंडल, ठीक है, इतना बड़ा ब्रह्मांड है, उसमें क्या है भाई? मंदाकिनी, तारों का समूह क्या बोलते हैं? मंदाकिनी बोलते हैं, गैलेक्सी। उसी गैलेक्सी में हमारा एक मंदाकिनी है, उस मंदाकिनी का क्या नाम है भाई? मिल्की वे। इस मिल्की वे में हमारा जो सौर मंडल है वहीं पर कहीं जीवन उपस्थित है। और उस सौर मंडल में कितने ग्रह हुए हैं? 8 ग्रह हैं और एक तारा है। तारा कौन है भाई? सूर्य। और सूर्य के ही सारे लोग चक्कर लगाते हैं। तो एक साइंटिस्ट आए, ठीक है, और वो कहे कि हमारा जो सौर मंडल है वो कैसे निर्माण हुआ। ठीक है, तो उन्होंने एक थ्योरी दिया जिसका नाम है बिग बैंग थ्योरी। क्या नाम है भाई? बिग बैंग थ्योरी। और वो साइंटिस्ट जो थे उनका नाम क्या था? उनका नाम था ए.बी. लिमेट। ए.बी. लिमेट ने बिग बैंग थ्योरी दिया और किस सन में दिया? तो 1993 में दिया। अब चूंकि हमको क्या पढ़ना है? जीव की उत्पत्ति, जीव का उत्पत्ति कैसे हुआ। तो अब जीव का उत्पत्ति अभी हम छोड़ते हैं, इसके पहले जीवन की उत्पत्ति से संबंधित मत जान लेते हैं, क्योंकि जीव की उत्पत्ति आगे आप समझ जाएंगे कैसे हुआ। जीवन की उत्पत्ति से संबंधित मत, जैसे इस पृथ्वी पर 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं भाई? पदार्थ। आप फिजिक्स में पढ़ते हैं पदार्थ। पदार्थ को द्रव्य भी कहते हैं, मैटर भी कहते हैं ना। अब मान लीजिए द्रव्य जो है वो क्या होता है? द्रव्य ब्रह्मांड का वह चीज होता है जो स्थान घेरता है, जिसमें भार पाया जाता है, उसी को द्रव्य कहते हैं, उसी को पदार्थ कहते हैं। यही तो आप फिजिक्स में पढ़ते हैं। और इसी द्रव्य और पदार्थ से सारी चीजें मिलकर के बनी हुई हैं। तो इस तरह से आप देखें कि जीव की उत्पत्ति 2 चीजों से हुई, एक कार्बनिक और एक अकार्बनिक। तो कार्बनिक क्या है भाई और अकार्बनिक क्या है? अकार्बनिक क्या है? अकार्बनिक मोस्टली तत्व होते हैं। तत्व क्या होते हैं? तत्व वह पदार्थ होते हैं जिनको पुनः विभाजित नहीं किया जा सकता, और कार्बनिक पदार्थ वो होते हैं जिनको तोड़ा जा सकता है, उनको विभाजित किया जा सकता है। क्लियर? तो इन्हीं दोनों के संयोजन से जीव की उत्पत्ति हुई। और जीव क्या है भाई? जीव वह होता है जो पर्यावरण उद्दीपनों से उद्दीपित होता है, स्टिमुलेट होता है, उसी को जीव कहते हैं। क्लियर? अब इसी जीव की उत्पत्ति के बारे में हम लोग पूरी चर्चा, इतिहास पढ़ रहे हैं। तो पहला है जीवन की उत्पत्ति से संबंधित मत। पहला मत है विशिष्ट सृष्टिवाद। कौन सा मत है भाई? विशिष्ट सृष्टिवाद। विशिष्ट सृष्टिवाद यानी कि स्पेशल क्रिएशन ऑफ नेचर। ये कौन लोग हैं जिन्होंने विशिष्ट सृष्टिवाद दिया? ये हमारे पूर्वज हैं। ये कौन है भाई? हमारे पूर्वज हैं, जिन्होंने कहा कि भैया तुम कैसे पैदा हुए? तो तुम्हें तुम्हारे पापा पैदा किए। फिर उनको कैसे कोई पैदा किया भाई? उनके पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, और लास्ट में ये हुआ कि भाई अब इसके बाद हमको पता नहीं है किसको कैसे पैदा हुआ, है ना। फिर ये पता चल गया भाई पृथ्वी कैसे पैदा हुई, अच्छा सूर्य से पैदा हुई, फिर सूर्य कैसे पैदा हुए, फिर अच्छा नेबुला, फिर उनको कौन पैदा किया, फिर मुर्गी आया कि अंडा, है ना। तो कुछ नहीं मिला तो हमारे पूर्वज कहे कि भैया ऐसा है, हम लोग हिंदू धर्म को मानते हैं, हम लोग सनातन धर्म के मानते हैं, तो कहानी ऐसे बनाओ कि हिंदू धर्म पे फिट बैठे। ठीक, तो कहा कि हमारे हिंदू धर्म में मुख्य 3 देवता हैं। पहले हैं ब्रह्मा, दूसरे हैं विष्णु और तीसरे हैं भाई शंकर भगवान। तो उन्होंने कहानी बनाया
कि जीवन की उत्पत्ति किसने किया भाई? ब्रह्मा ने किया। किसने किया? ब्रह्मा ने। अब ये जो जीव बना इसका पालन पोषण कौन करेगा भाई? विष्णु भगवान करेंगे। और जब ये जीव थोड़ा आताताई हो जाएगा, राक्षस टाइप का अत्याचार करने लगेगा, तो उसको मारने का कौन काम करेगा भाई? शंकर भगवान, है ना। अब प्रश्न फिर उठा कि अच्छा ब्रह्मा जी को कौन बनाया? तो कहे विष्णु जी बनाए। अच्छा विष्णु जी को कौन बनाया? शंकर जी बनाया। अच्छा शंकर को कौन बनाया? यही तीनों मिलकर गांव मांग हो गए है ना। तो ये होता है सृष्टिवाद। इसी धार्मिक मत को अपने अपने धर्म के हिसाब से इन्होंने मत बना दिया। इसी को कहते हैं विशिष्ट सृष्टिवाद। ठीक है, तो ये विशिष्ट प्रकार है। इसमें अगर आप छेड़छाड़ करते हैं तो पत्थर से आपको मार डाला जाएगा, जैसे मेंडल ने किया। लोगों ने कहा कि भैया लड़का होगा कि लड़की होगी ये भगवान डिसाइड करेंगे। मेंडल ने कहा नहीं, एक्स आएगा तो लड़की, एक्स आएगा, वाई आएगा तो लड़का है। अच्छा तुम बहुत ज्यादा बुद्धिमान हो गए हो, लो पत्थर मार डाले उसको। ठीक है, तो ये होता है विशिष्ट सृष्टिवाद। यानी कि हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, कोई एक बार धर्म बन गया, उस धर्म पे अगर आपने उंगली उठाया, अगर हो सकता है कोई धर्म है तो जरूरी थोड़ी एकदम साइंटिफिक है, प्रूव्ड है, हो सकता है कुछ मिस्टेक्स हो, आडंबर्स हो। अगर आपने बताने की कोशिश किया तो आपको बहुत ही ज्यादा दुखों को झेलना पड़ सकता है, इसीलिए इसको विशिष्ट बोले। ठीक, अब दूसरी थ्योरी आती है स्वतः जननवाद, जो आती है 384 और 322 ईस्वी में। स्वतः जननवाद क्या है भाई? स्वतः जननवाद में इन्होंने कहा, कुछ साइंटिस्ट आए और कहे कि ये एक ऐसी जीवन की उत्पत्ति हुई जो अपने आप हो गई। क्या हो गई भाई? अपने आप हो गई। कहे कि अच्छा प्रूफ करके दिखाओ अपने आप कैसे हो गई। तो एक लोग आए, कहे कि अच्छा रहा झाड़ू ले आओ, पूरे घर को साफ करो, कूड़ा इकट्ठा कर दो दरवाजे पर, 15 दिन मत फेंको, उसमें देखो कितने कीड़े मकोड़े आ गए, उत्पन्न हो गए ना। और एक लोग आए, कहे अच्छा हम भी प्रूफ करके दिखाते हैं, कमीज ले आओ, पसीने से भीगा हो, भूसा ले आओ और उसके बाद चूहा ऑटोमेटिक उसको बक्से में बंद करो, उसमें से 21 दिन बाद चूहे निकल जाएंगे। ठीक, तो ये ऐसे थ्योरी बोले कि ये सारे के सारे लोग भाई अपने मन उत्पन्न हो जा रहे हैं। कुछ चीजें इनऑर्गेनिक यानी कि अकार्बनिक पदार्थों को इकट्ठा करो और उससे कार्बनिक पदार्थों का निर्माण हो जा रहा है। तो इसको कहते हैं स्वतः जननवाद, जो कि सही नहीं है। इसके बाद आता है जीव जननवाद। जीव जननवाद कब दी गई थी भाई? 1578 से 1657 के बीच में ये प्रभाव में रहा। ये ईस्वी से मतलब है इस ईस्वी के दौरान ये जो थ्योरी है ये प्रभाव में रही, लोगों के मत में, जेहन में अच्छे से गूंज रहा था। तो ये आया जीव जननवाद। जीव जननवाद क्या कहता है भाई? सेलुला ई सेलुला। सेलुला ई सेलुला कहने का मतलब है कि किसी भी जीव की उत्पत्ति किसी न किसी कोशिका से ही हुई है। जीव जननवाद का मतलब क्या है? किसी भी जीव की उत्पत्ति किसी न किसी कोशिका से ही हुई है, यानी कि किसी न किसी पहले उपस्थित जीव से ही हुई। कोई भी जीव ऑटोमेटिक नहीं बना, कोई पहले से जीव उपस्थित था उसी से बना। तो ये तो एकदम विशिष्ट सृष्टिवाद का ही एक सेकंड रूप है, जैसे भगवान ने बनाया, फिर भाई वो कोशिका कहां से आई इसका एक्सप्लेनेशन ये नहीं कर पाए, तो ये गलत हो जाता है। फिर लास्ट जो थ्योरी आती है साइंटिफिक थ्योरी, जिसका नाम है ओपेरिन का सिद्धांत, क्योंकि ये साइंटिस्ट थे, उनका नाम क्या था भाई? AI ओपेरिन, जिन्होंने थ्योरी दिया 1924 में। और इसको ओपेरिन का सिद्धांत भी कहते हैं, इसको प्रकृतिवाद भी कहते हैं, इसको जीव रसायन का उद्भव भी कहते हैं। ठीक है, और इसको ओपेरिन हाल्डेन सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि हाल्डेन ने इस सिद्धांत को प्रूव करने के लिए बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट किया था। हाल्डेन ने क्या किया था? इस एक्सपेरिमेंट को प्रूव करने के लिए एक अच्छा प्रयोग किया था, इसलिए इसे ओपेरिन हाल्डेन सिद्धांत भी कहते हैं। अब हम डिस्कशन करेंगे ओपेरिन सिद्धांत के बारे में। तो ओपेरिन सिद्धांत, जो ओपेरिन थे, जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके लिए इन्होंने 7 चरण दिए। कितने दिए भाई? 7 चरण। पहला चरण था, इन्होंने कहा कि जीव ऐसे उत्पन्न हुई है कि पहले, जैसे कि बिग बैंग थ्योरी से हमको पता चला शुरू में कि आदि वायुमंडल एवं परमाणु, यानी कि सबसे पहले जो आदि वायुमंडल था उसमें कौन सी गैसों की मात्रा सबसे ज्यादा थी? हाइड्रोजन गैस। इसके बादल बन रहे थे, फिर वो बादल वर्षा हो रही थी, फिर धीरे धीरे क्या हो गई? पृथ्वी ठंडी होती गई।
ठीक है। फिर दूसरे चरण में इन्होंने कहा कि अणुओं एवं सरल अकार्बनिक यौगिकों का निर्माण हो गया। अब चूंकि ये बादल क्या थे, बादल बन रहे थे, बारिश हो रहा था और ये जमीन पे चल रहे थे, ठीक है। अब ये जमीन पे जो चल रहे थे तो जमीन क्या हो गया, धीरे धीरे ठंडा हो गया और ऑक्सीजन चूंकि जमीन में मौजूद था तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बना दिए भाई, पानी बना दिए। अब ये पानी का बारिश होने लगा, पानी का बारिश होने से क्या हो गया कि समुद्र बन गए, झील बन गए और सागर बन गए। यानी कि दूसरे चरण में किसका निर्माण हो गया, समुद्र, झील और सागर का निर्माण हो गया। फिर तीसरे चरण में इन्होंने कहा कि कार्बनिक अणुओं का यौगिकों का निर्माण। अब कार्बनिक पदार्थों का निर्माण हो रहा है तीसरे चरण में। ये कैसे हो रहा है, ये जैसे एसिटिलीन, मीथेन, एथेन आदि का निर्माण होगा। तो ये जो कार्बनिक अणुओं का निर्माण है ये कैसे हो रहा है, इसी को प्रूफ करने के लिए एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है स्टैनले मिलर। स्टैनले मिलर का प्रयोग, स्टैनले मिलर ने क्या कहा भाई, स्टैनले मिलर ने कहा कि मैं इसको प्रूफ करके दिखाता हूं। इन्होंने एक जार बनाया, क्या बनाया, जार, उसमें समुद्र का पानी लाया और उस जार को 800 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर दिया। अब 800 डिग्री सेल्सियस पे जैसे ही गर्म किया तो समुद्र के पानी में हलचल मच गया। 2-4 दिन 5 दिन बीता और उसमें से आपस में समुद्र के पानी के यौगिक आपस में टकराए और जटिल यौगिकों का जैसे कि ग्लाइसिन, एलेनिन, एस्पार्टेट और अमीनो अम्लों का निर्माण हो गया, ठीक है। और यह निर्माण तब संभव होगा जब लगभग 800 सेल्सियस टेम्परेचर हो। और ये एक्सपेरिमेंट के द्वारा किसने प्रूफ कर दिया, स्टैनले मिलर ने। इसलिए ये सिद्धांत और ज्यादा प्रूफ हो जाता है क्योंकि एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रूफ होता गया है। चौथा चरण क्या है भाई, जटिल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण। जटिल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण जैसे कि अमीनो अम्ल बन गया। अब आप जान ही रहे हैं कि प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई क्या है भाई, अमीनो अम्ल। यानी कि ढेर सारे अमीनो अम्ल पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ करके क्या बना देंगे, प्रोटीन बना देंगे। अब इसको प्रूफ करने के लिए इन्होंने कहा कि आपस में टेम्परेचर में ये घुले मिले और क्या बना दिए, मंड बना दिए, सेल्यूलोज बना दिए, ग्लाइकोजन बना दिए। मंड क्या होता है भाई, पेड़ पौधों में स्टोरेज जो होता है कार्बोहाइड्रेट उसको कहते हैं। सेल्यूलोज भी पेड़ पौधों में ही होता है। ग्लाइकोजन लीवर में स्टोर होता है कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म, ये भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। ये सब बन गए। इसको प्रूफ करने के लिए हैल्टन ने एक एक्सपेरिमेंट किया और इन्होंने 1920 में इस प्रकार बने तरल पदार्थों को गर्म तनु सूप कहा। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, गर्म तनु सूप या पूर्वजीवी सूप कहा, जिसे प्रीबायोटिक सूप कहते हैं। सूप पिए हो तुम लोग, सूप क्या होता है, सूप अगर ठंडा हो जाए तो कोई टेस्ट रहता है उसमें, कोई टेस्ट नहीं रहता है, लेकिन सूप गर्म रहे तो कितना टेस्टी लगता है। यानी कि अलग अलग उसमें कार्बनिक पदार्थ मिल गए और गर्मी की वजह से वो आपस में मिल गए और मिलने से उसका टेस्ट ही बदल गया। लेकिन वही ठंडा कर दो उसका टेस्ट एकदम डिफरेंट हो जाएगा। यानी कि टेम्परेचर के आधार पर अलग अलग यौगिक अपने अलग अलग गुणधर्म प्रदर्शित कर रहे हैं सूप की तरह। इसलिए हैल्डेन ने इसको क्या कहा, गर्म तनु सूप। तनु क्यों कहा, क्योंकि तनु का मतलब डाइल्यूट होता है, बहुत ही ज्यादा मात्रा में विलायक उपस्थित हो और विलेय आपके बहुत कम हो। पांचवा चरण है न्यूक्लियोप्रोटीन का निर्माण। यह सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आप कहां पढ़े न्यूक्लियोप्रोटीन, दुनिया का सबसे पहला जीव वायरस है ना। वायरस किसका बना होता है भाई, न्यूक्लियोप्रोटीन का। तो प्रोटीन कहां से बन गया आपका, प्रोटीन आपका तीसरे चरण में ही बन गया है। अमीनो अम्ल का निर्माण हुआ और इसी से प्रोटीन का निर्माण हो गया और इससे बन गया क्या, वायरस। तो आप कह सकते हैं वायरस जो है दुनिया का प्रथम जंतु है। लेकिन बात यह होती है कि वायरस बिना किसी जीवित वस्तु के अपना द्विगुणन नहीं कर सकता है। यह सबसे बड़ी बात है कि कोई भी वायरस आप कितना भी बना दें, अगर वहां पर निर्जीव वस्तुएं उपलब्ध हो तो वायरस जिंदा नहीं रहेगा, मरा रहेगा। लेकिन जैसे जीवित वस्तु पाएगा वो भी जीवित हो जाएगा। यानी कि वायरस बना तो, लेकिन उसको जिंदा करने के लिए कोई जीवित वस्तु चाहिए। तो ये भी थ्योरी फेल हो जाती है। इसने कहा दिया कि वायरस तो बना लेकिन वायरस द्विगुणन कैसे किया, बिना जीवित के कैसे करेगा, गलत। तो इसलिए वायरस को आप जीव और निर्जीव की कड़ी मानते हैं। अब इन्होंने कहा आरएनए का निर्माण तो हो ही सकता है भाई।
आरएनए बना, यानी कि दुनिया का सबसे पहला न्यूक्लियोप्रोटीन कौन बना? आरएनए। और वही आरएनए किसका फॉर्म है भाई? वायरस। अब जीव आरएनए से और डीएनए से मिलकर के बना है, तो वो कैसे बना ये आगे के चरणों में क्लियर किया इन्होंने। आगे का जो चरण है उसका नाम है कोलाइड, कोएसरवेट्स तथा आदि कोशिका का निर्माण। अब कोशिका का निर्माण कैसे? कोलाइड क्या होता है? कोलाइड पता ही है आपको, क्या होता है भाई? एक होता है कोलाइड कण, एक होता है निलंबन कण। अगर वाटर में 10⁻7 माइक्रोमीटर से ज्यादा के आकार के कण उपस्थित हो तो उसको कहते हैं कोलाइड विलयन। ठीक है, जिससे क्या होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है, होता है ना। आप देखेंगे कि किसी अगर आपके घर में कोई मौका होगा तो वहां से क्या होगा? लाइट पास हो रहा होगा, वो लाइट क्या होता है? प्रकीर्णित हो जाता है। किसकी उपस्थिति में? कोलाइड कण के उपस्थिति में, क्योंकि कोलाइडी कण क्या होते हैं? आवेशित होते हैं, प्लस माइनस नहीं होते। और कोलाइड कण के ही कारण आप साबुन या सरफ से अपने कपड़े धोते हैं। अपमार्जक कैसे काम करते हैं? कोलाइडी कणों के ही द्वारा, क्योंकि ये आवेशित होते हैं। और उनकी आकार कितनी होती है भाई? लगभग 10⁻7, ठीक है, से माइक्रोमीटर से ज्यादा होती है। और अगर उससे कम हो जाए तो उसको क्या कहेंगे? निलंबन कहेंगे। क्या कहेंगे? निलंबन, जिसे इंग्लिश में सस्पेंशन बोलते हैं। जो आप वो दवाओं में बच्चों को जो आता नहीं सीसी वाला दवा, पैरासीटामॉल, निमोस्लाइड का जो वो आता है लिक्विड में, उसको कहते हैं निलंबन, सस्पेंशन, वहां लिखा होगा। तो इन्होंने कहा कि चूंकि समुद्र में जीवन का निर्माण हो रहा है, इसलिए ये क्या हो गए? टेम्परेचर से आवेशित हो गए। क्या हो गए? आवेशित हो गए। और आवेशित होकर के कोलाइड कणों का निर्माण कर दिया। छोटे छोटे अमीनो अम्ल, छोटे छोटे प्रोटीन किसके फॉर्म में आ गए? कोलाइड के फॉर्म में। ठीक है। अब दूसरा बात, कोएसरवेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से कोएसरवेट बहुत पूछा जाता है। तो कोएसरवेट क्या है भाई? कोएसरवेट कुछ नहीं है। कोएसरवेट किसने कहा? कोएसरवेट ओपेरिन ने सबसे पहले कहा। और कोएसरवेट होते क्या हैं? कोएसरवेट वो होते हैं जो आवेशित विरोधी कोलाइड कणों की बूंदों के द्वारा बनते हैं। तो जो कोलाइड है ये आवेशित होते हैं। मान लीजिए एक आवेशित प्लस वाला है, एक आवेशित माइनस वाला है। ये दोनों आपस में जुड़े, ठीक है, क्योंकि विपरीत थे, तो विपरीत विरोधी आवेशित कण कोलाइड के जुड़ गए और किसका निर्माण कर दिया? कोएसरवेट। फिर 7वें चरण में किसका निर्माण हो गया? पूर्व केंद्रीय कोशिकाओं का निर्माण, यानी कि एक ऐसे गोले का निर्माण हो गया जिसमें एक सेल वॉल बन गया है। अब इसमें जीव की आने की जरूरत है। तो वो जीव कैसे आएगा? उसमें जीव में क्या होगा भाई? या तो डीएनए बनेगा या तो आरएनए बनेगा प्रॉपर, तभी तो जीव का निर्माण होगा। तो ये कैसे होगा? ये होगा, दो थ्योरी इन्होंने दिया। पहला दिया प्रोटीन कल्पना परिकल्पना और दूसरा है प्रथम जीन परिकल्पना। तो प्रोटीन परिकल्पना क्या है भाई? ये भी ओपेरिन का ही है सिद्धांत। किसका है? ओपेरिन का। इन्होंने कहा जैसे तीसरे चरण में स्पार्टेट अमीनो अम्ल का निर्माण हुआ, 5वें चरण में आरएनए बन गया, तो इसी प्रकार ढेर सारे प्रोटीन आपस में मिले और जटिल यौगिकों के निर्माण में क्या बना दिया भाई? डीएनए और आरएनए। और ये डीएनए आरएनए इस केंद्रक में, चूंकि आप क्रोमोसोम पढ़े ही हो कैसे निर्माण होता है, ढेर सारे डीएनए मिलकर के क्या बनाते हैं भाई? न्यूक्लियोसोम। और ढेर सारे न्यूक्लियोसोम मिलकर के क्या बनाते हैं? गुणसूत्र। और ढेर सारे गुणसूत्र मिलकर के क्या बनाते हैं? क्रोमैटिन। और ढेर सारे क्रोमैटिन किसके राउंड में आ जाते हैं? किसके राउंड में आ जाते हैं? केंद्रक के फॉर्म में। लेकिन केंद्रक तो बाद में बना है। यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कौन होती हैं? जिनमें केंद्रक आवरण नहीं पाया जाता, यानी कि सिर्फ गुणसूत्र ही पाए जाते हैं। गुणसूत्र केंद्रक में ही उपस्थित होते हैं, रीजन, क्योंकि वो प्लस माइनस उस पे चार्ज होता है। ठीक है। तो इस प्रकार से एक कोशिका का निर्माण हुआ और ये ओपेरिन ने अपने थ्योरी के द्वारा समझाया। अब दूसरा था प्रथम जीन परिकल्पना, जिसे आर्गेल ने दिया था 1972 में, इन थ्योरी के बहुत बाद में। इसका क्या नाम है साइंटिस्ट का? आर्गेल। किस सन में दिए भाई? 1973 में। इन्होंने कहा प्रथम जीन परिकल्पना, इन्होंने कहा नग्न जीन से डीएनए आरएनए का निर्माण हुआ और इसी से जीवन की उत्पत्ति हुई। नग्न जीन का मतलब क्या होता है भाई? नग्न जीन का मतलब होता है, जीन क्या होता है? किसी भी डीएनए आरएनए आप जब पढ़ते हैं तो उसके अंदर ढेर सारे जीन पाए जाते हैं, लेकिन ये थ्योरी एक्सेप्टेबल इतना ज्यादा नहीं है जितना कि ओपेरिन का है। इसलिए ओपेरिन का सिद्धांत
ये प्रूफ करने में सक्षम है कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। तो आज का बस इतना ही। कल हम लोग बात करेंगे कि जीवन की उत्पत्ति के एविडेंस क्या है, जिससे प्रूफ होता है कि जीव की उत्पत्ति इवोल्यूशन यानी कि जैव विकास के थ्रू कैसे कैसे हुई। चलिए।